हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी भौतिक संसाधनों का प्रयोग। पहले पार्ट में मैंने आपके कुछ पॉइंट कवर कर दिए थे, जबकि कुछ पॉइंट आपके रह गए थे। तो इसमें आपके भाग 2 में आपके जो पॉइंट रह गए थे उन सारे टॉपिक को मैं कवर कर दूंगी इस पार्ट में, ठीक है। तो जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है वो लोग ज़रूर देखें, इसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखें, ठीक है, क्योंकि मैंने आधी चीज़ें उसमें आपके कवर कर दी हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए जानते हैं पार्ट जो आपका सेकंड है, इसमें जो कुछ आपके पॉइंट रह गए थे उनको एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि जो भौतिक संसाधन है उसमें जो विद्यालय फर्नीचर है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो कक्षा कक्ष का फर्नीचर कैसा होना चाहिए। एक आदर्श कक्षा में निम्नलिखित फर्नीचर का होना आवश्यक है, जैसे कि विद्यार्थियों के बैठने के लिए सीटें, यानी कि जो कुर्सी होती हैं, डेस्क होती हैं, टेबलें होती हैं, इनका एक एक क्या होता उनकी एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है श्यामपट्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है शिक्षक की मेज और कुर्सी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है अलमारियाँ होनी चाहिए, बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, कूड़ेदान आदि की सभी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वह उचित आसन में बैठकर शिक्षक के शिक्षण से लाभान्वित हो सकें। मतलब ये बोला गया कि यदि विद्यार्थियों के लिए बैठने की जगह होगी तो जो शिक्षक जो भी कुछ समझाते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो उन जो बातों को समझाते हैं उनको अच्छी तरह से ग्रहण कर सकेंगे और उनके तरफ जो भी शिक्षण दिया जा रहा है उससे क्या हो जाएंगे, लाभान्वित हो जाएंगे। बैठने का आसन उचित होने पर विद्यार्थी क्या होंगे, थकान देर से महसूस करता है और उचित अधिगम होता है, यानी कि जब उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी होगी तो उनको थकान फील नहीं होगा, यानी कि थकान महसूस नहीं करेंगे। और जो जो सीखते हैं उनका अधिगम भी क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, यानी कि कोई भी चीज़ को बहुत जल्द आसानी से सीख सकते हैं। अतः शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के आसन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी कि बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके बैठने की जो स्थान है उसका क्या आसन है या उसका स्थान है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला है शैक्षिक उपकरण। शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है, यानी कि जो शिक्षक होता है जो भी अधिगम करा रहा होता है तो उस शिक्षण विधि को इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है वो सभी क्या हो जाते हैं, शैक्षिक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। जो शिक्षक जितना उचित शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। बिल्कुल, आप किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, यदि टीएलएम के माध्यम से उस टॉपिक को समझाते हैं तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा और जल्दी समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यदि कोई बिना एग्जाम्पल दिए सीधे आपको रूल वाइज रूल्स समझाते चले जा रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा IQ लेवल का बच्चा है तो समझ जाएगा, लेकिन यदि किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाते हैं तो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है वो टॉपिक। तो यही बोला कि जितना उचित शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है वो उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। बालक के अधिगम के उपरोक्त फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, यानी कि जो बालक होता है कि उसके जो सीखने में जो फर्नीचर जो उपकरण जो ये सब के अलावा भी कुछ शैक्षिक सामग्रियाँ होती हैं जो बच्चे के सीखने या अधिगम में क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल करती हैं। जैसे कि देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्या होता है, श्याम पट होता है, यानी कि ब्लैक बोर्ड। चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गए, रेखा चित्र हो गई, आकृतियाँ हो गई, ग्राफ हो गया, विज्ञान शिक्षण सामग्री। ये सारी चीज़ें बच्चे की शैक्षिक जो शिक्षण प्रणाली होती है, ये सीखने में जो कोई टॉपिक को सीख रहे हैं उसको बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, आसान बना देते हैं और इफेक्टिव माना जाता है। यदि हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो बच्चा बहुत आसानी से उसको सीख जाता है और उसको बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को क्या होता है वो याद रखता है, कंठस्थ कर सकता है, ठीक है। इसलिए बच्चों को हमेशा टीएलएम के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है विद्यालय स्वच्छता के बारे में देख लेते हैं। स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है। बालक को अपने घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की स्वच्छता हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है विद्यालय की दीवारों को साफ करना चाहिए, जिनमें उन पर धूल तथा जाले आदि ना रहें। ये विद्यालय की स्वच्छता की बात की जा रही कि उनको साफ रखना चाहिए ताकि जाले आले नहीं लगे होने चाहिए। दूसरा है सफाई के साथ सभी खिड़कियां तथा दरवाजे खोल देने चाहिए, जिससे धूल उड़कर इधर उधर की वस्तुओं पर ना जमे, क्योंकि धूल से क्या होती, फेफड़ों में क्या होती है, प्रवेश करना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद माना जाता है। यदि बच्चों की जब सफाई होती है तो खिड़कियाँ जो होती हैं उनको खोल देना चाहिए, ताकि जो धूल है कीकड़ जो है वो इधर उधर जाके चले जाएँ और रूम से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। वरना उसी रूम में रहेंगे तो बच्चों के क्या होंगे, फेफड़ों में जमा होंगे और उससे क्या हो जाएगी, बीमारियों का निर्माण होगा।
और बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, जुकाम होगा, खांसी होगा, ठीक है, बुखार होगा। तो इससे क्या होगा, खिड़कियाँ खोल ताकि उनके धूल धूल कण जो भी हैं वो कमरे से क्या हो सके, बाहर जा सके। अगला है विद्यालय में पानी के बहाव के लिए नालियाँ आदि का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिससे पानी विद्यालय में एकत्रित ना हो सके। स्वच्छता में पानी बोला गया, पानी से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, तो ऐसे में नाली का निर्माण करना जिससे पानी क्या हो जाए, बहकर निकल जाए, वहाँ पर जमाव ना हो पानी का, जिससे विद्यालय में है जो बच्चे हैं उनको कोई भी बीमारियाँ ना हो सके। अगला पॉइंट है शौचालय। शौचालय के बारे में देखते हैं। विद्यालय में शौचालय के द्वारा व्यक्ति की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसलिए विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालय का होना आवश्यक है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि विद्यालय में सह शिक्षा है तो बालक बालिकाओं तथा शिक्षकों के लिए शौचालय अलग अलग होना चाहिए। यानी कि विद्यालय में शौचालय का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि विद्यालय जो है सह शिक्षा है, यानी कि जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, लड़कों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, और शिक्षकों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन शौचालयों में सफाई के लिए सफाई कर्मी अवश्य नियुक्त किए जाने चाहिए। शौचालय की धुलाई करते समय फिनाइल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, यानी कि जो भी शौचालय बनते हैं सफाई कर्मी होने चाहिए, और विद फिनाइल से या हार्पिक जो भी है उससे सफाई करवाना चाहिए। छात्रों की इस बात का भी प्रशिक्षण दें कि वे शौचालय का प्रयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोएं। इन शौचालयों का समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। शौचालय होने चाहिए बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, और एक सफाई कर्मी को भी नियुक्त करना चाहिए और समय समय पर उसकी सफाई करवाते रहना चाहिए और उसका निरीक्षण भी करना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है पेयजल की व्यवस्था। ठीक है, ये आपके क्या है, जो संसाधन है, भौतिक विद्यालय के भौतिक संसाधन है, उनके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगला पॉइंट है पेयजल की व्यवस्था। भूख प्यास व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं में आती हैं। विद्यालय में भूख मिटाने के लिए बालक स्वयं प्रयास करते हैं तथा पानी की व्यवस्था विद्यालय में ही की जाती है। यह बात दूसरी कि आजकल बालक अपने साथ खाना एवं पानी दोनों साथ लेकर चलते हैं, फिर भी विद्यालय में शुद्ध जल की व्यवस्था होना आवश्यक है। बोला गया कि विद्यालय में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। पेयजल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखा जाना चाहिए, उचित होगा, क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी पीना अधिक पसंद किया जाता है, जबकि सर्दी में थोड़ा गर्म या समान पानी का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी को सदैव ढककर रखना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना आ सके। अशुद्ध पानी के सेवन से छात्र बीमार पड़ सकते हैं, जिससे अनेक रोगों जैसे कि हैजा, पेचिस, मतोझरा एवं आंतरिक शूल आदि हो सकते हैं। यानी कि पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए शुद्ध। वो पेयजल की जो व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था कैसी हो, शुद्ध हो। पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। यदि ढकेंगे नहीं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आकर मिलेंगे, उससे बीमारियाँ फैलेंगी, हैजा और पेचिस जैसे कि तमाम बीमारियाँ क्या हो जाएंगी, होने लगती हैं। तो ये सब पेयजल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, पानी स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, जिससे कोई भी बीमारियाँ नहीं होंगी। इस तरह मैंने आपके दो पार्ट में आपको जो विद्यालय प्रबंधन के जो भौतिक प्रबंधन के जो भी जो हैं भौतिक प्रबंधन कौन कौन से होते हैं, तो मैंने दो भागों में आपको कवर कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। जो विद्यालय प्रबंधन के जो भी भौतिक क्षेत्र होते हैं, उन दो भागों में आप ये देख लेते हैं तो आपका पूरा जो चीज़ें हैं कवर हो जाएंगी। कौन कौन से होती है, मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को कवर किया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।